हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये। और आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में समय लग सकता है आप लोगों को। तो इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी ईजी किया है। जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, उन्हें हमने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो इरेलीवेंट डेटा है उसको हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो सकें। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएँ। इंश्योरेंस संबंधी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्या हिस्ट्री रही है इंश्योरेंस की, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, हमारी जीटीबी में कितना योगदान है, और एलआईसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, या आईआरडीआई ने कौन कौन सी प्लानिंग की हुई है, फ्यूचर में किन पॉलिसीज़ को लॉन्च करने वाली है, सब कुछ इसमें पढ़ा गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको इसी कोर्स से मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? वेयर इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जो ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है। Which two Indian cooperatives secured the top 2 ranks among the top 10 cooperatives in the world? विश्व की शीर्ष 10 सहकारी समितियों में किन 2 भारतीय सहकारी समितियों ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अमूल एंड इफको। तो अमूल एंड इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने जो शीर्ष 10 कोऑपरेटिव्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें अपने शुरुआत के 2 स्थानों में जगह बनाई है। यानी कि पहले नंबर पर अमूल है, दूसरे नंबर पर इफको है, अगर हम टॉप 10 कोऑपरेटिव्स की बात करें पूरे वर्ल्ड में। ये रैंकिंग कंडक्ट की गई है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के तहत। और इस लिस्ट को अनाउंस किया गया है ICA CM50 कॉन्फ्रेंस, जो कि कतर में हुई है। हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS? भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, संजय गर्ग।
तो संजय गर्ग डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत की। और BIS के डायरेक्टर जनरल होने के नाते ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज के जो नेशनल कमेटी इन इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, इसमें भी सर्व करेंगे। यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, उसमें भारत की ओर से प्रेसिडेंट भी होंगे ये। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर या ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष इन अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नवंबर 2। अब देखो जैसे कटआउट है ना, ये पूरा इमेज आपको दिख रहा है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया, तो इस तरह के मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ ताकि आप आसानी से उन्हें याद कर सकें, है ना। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिया करो, करंट अफेयर्स फंडा नाम से है टेलीग्राम चैनल। तो 3 नवंबर है इसका आंसर ना, माफ करना, ऑप्शन सी है इसका आंसर ना, 3 नवंबर। PDF में इसको सही कर देंगे, 3 नवंबर। देखिए कई बार इस तरह के ह्यूमन एरर हो जाते हैं मेरे द्वारा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एरर फ्री प्रोवाइड कराऊं, पर प्रॉब्लम ये है, देखो जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर एक करंट अफेयर बनाता है, फिर उसको फैक्ट चेक भी किए जाते हैं, कई तरह की चीज़ें होती है, तो वहाँ पर गलतियों की जो गुंजाइश है कम रहती है। पर यहाँ पर देखो मुझे ही पूरे दिन देखनी है अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज से, और फिर पावर पॉइंट भी बनानी है, फिर रिकॉर्ड भी करना है, एडिट भी करनी है, अपलोड भी करनी है। तो इतने सब काम में कभी कभी इस तरह की ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। अब आप लोग इतने समझदार हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई एस्पिरेंट्स तो खुद बता देते हैं कमेंट में कि सर आपने ये ऑप्शन ये किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे भी आप लोगों से पता चल जाता है, तो आप ही मेरा इस चीज़ में साथ दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि एरर फ्री रहे। हालांकि ये चीज़ सही रहती है, यहाँ पर जो डिटेल होगी, अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 3। देखिए 3 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था ये दिन 2021 में। बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल, मैरीन और कोस्टल, ये तीनों इकोसिस्टम्स आते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व्स नॉमिनेट किए जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट द्वारा। हालांकि स्टेट्स के जुरिडिक्शन में ये होते हैं, जिस स्टेट में ये हो लोकेट हो। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल कोस्टल इकोसिस्टम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को का एक मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो इसके तहत इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, मतलब बैंकिंग में तो नहीं पूछा जाएगा, पर अगर और कोई एग्जाम आपकी तैयार कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है मैप प्रोग्राम किससे संबंधित है, यूनेस्को से संबंधित है। तो यूनेस्को मेंबर स्टेट्स की गाइडेंस में मैप प्रोग्राम चलाया जाता है। इसकी मेन गवर्निंग बॉडी होती है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, जिसे मैप काउंसिल ही हो जाता है। इसमें 34 मेंबर स्टेट्स हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 51,425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इनका, और 13 इनमें से यूनेस्को के जो ये वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व या फिर मैप प्रोग्राम है, इसमें शामिल है। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो भारत 9th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम एनुअल फॉरेस्ट गेन की बात करें तो 30 नंबर पर है। जो बायोस्फीयर रिजर्व डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और जिसमें सेंट्रल स्टेट रेशो 60-40 का होता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट है उसमें जो कोस्ट शेयरिंग रेशो है 90-10 का होता है। सितंबर 2025 में इंडिया का जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया, हमने पढ़ा भी था। ब्लू माउंटेन्स ऑफ द नीलगिरीस, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात है। स्मॉलेस्ट डिब्रू साइखोवा आसाम है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो? इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारतीय नौसेना के उन्नत संचार उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, GSAT-7R CMS-03। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी का जो एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-7R CMS-03,
इसे लॉन्च कर दिया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और जो व्हीकल यूज़ किया गया है लॉन्च व्हीकल वो LVM-3 रहा और इसका M5 मिशन था। ये 4400 kg की ये सैटेलाइट है, इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हमारे देश द्वारा लॉन्च किया गया है अब तक। स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनियस कंपोनेंट्स हैं इसमें। ये एक रोबस्ट एंड सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन कवरेज प्रोवाइड कराएगा इंडियन ओशन रीजन में। और इसका जो एडवांस्ड पेलोड फीचर्स हैं, ट्रांसपोंडेंट्स है, ये वॉइस डेटा वीडियो लिंक्स इनको सपोर्ट करता है ओवर मल्टीपल कम्युनिकेशन बैंड्स। स्पेशल कैंपेन 5.0 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विशेष अभियान 5.0 भारत सरकार के किस विभाग की एक पहल है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। देखिए स्पेशल कैंपेन 5.0 या ऑफिशियली आपको है स्पेशल कैंपेन फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स 5.0 और SCDPM 5.0। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसकी अगुवाई डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा की जा रही है। इसका मकसद है एफिशिएंसी इंक्रीज हो, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन हो सके, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को मजबूत किया जा सके। क्लीनलीनेस पर भी ये फोकस करता है, फाइल मैनेजमेंट, ग्रीवेंस रिट्रेसल, ई वेस्ट डिस्पोजल अक्रॉस ऑल ऑफिसेज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आते हैं। और ये कैंपेन 2 से 31 अक्टूबर के बीच में चला है। From which Indian state was the first export consignment of fortified rice kernel sent to Costa Rica? किस भारतीय राज्य से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की पहली निर्यात खेप कोस्टा रिका भेजी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, छत्तीसगढ़। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है, इन्होंने 12 मेट्रिक टन्स की जो पहली खेप है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की, ये छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका भेजी है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, राइस फ्लोर जो होता है ना चावल का आटा, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इनके साथ ब्लेंड करके प्रोड्यूस किया जाता है। राइस ग्रेन्स की तरह ही होते हैं ये। अपेडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, जो एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट्स है उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। Where was the National Conference on Handlooms and Handicrafts 2025 held? हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भुवनेश्वर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स 2025 ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिसेस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स एंड डेवलपमेंट कमिश्नर्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। Which institution under EPFO was honored with 2 भविष्य निधि अवार्ड्स 2025? EPFO के अंतर्गत किस संस्था का 2 भविष्य निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 73rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 नवंबर को नई दिल्ली में। इस मौके पर दिल्ली बेस्ड जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, EPFO का ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है, इसको 2 भविष्य निधि अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया। पहला है बेस्ट अचीवमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है स्पेशल इनिशिएटिव रीइमेजिनिंग गवर्नेंस डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस। वेयर वाज द इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड? उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया है। साथ ही इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम फंड को भी लॉन्च किया है। इसका मकसद है प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को देश में प्रमोट करना। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज? किस बैंक ने घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंटिटी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज
जो पेंशनर्स हैं उनको डोर स्टेप पर ही प्रोवाइड किया जाए, उनके घर पर ही प्रोवाइड किया जाए। ये एमओयू एक्सचेंज किया गया इससे संबंधित आर विश्वेश्वरन जो कि एमडी एंड सीईओ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, और रमेश कृष्णमूर्ति जो कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ है। वेयर वॉज द इंडो फ्रेंच नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट फोरम हेल्ड? भारत फ्रांस उत्तर पूर्व निवेश मंच का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुवाहाटी असम। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने गुवाहाटी असम में इंडो फ्रेंच नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। साथ ही सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स, जिन्हें शरद पुणे द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज को दिए। यशोदोरजी तोंगशी, लाइचुराम मेमा, रजनी बसुमतरी, एलआर सैलो, डॉक्टर सूर्यकांता हजारिका और प्रोफेसर डेविड आर सेमेलिया। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर को भी इनोग्रेट किया आईआईटी गुवाहाटी में। व्हाट डज IN UKSTP स्टैंड फॉर? IN UKSTP का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद और नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर टू द यूनाइटेड किंगडम डॉक्टर डेविड वारेन स्मिथ, इन्होंने इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड का पायलट वर्जन लॉन्च किया है, और इसमें 143 बायलैटरल प्रोजेक्ट्स कवर किए गए हैं जिन्हें जॉइंटली इंडिया एंड यूके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। व्हाट वाज द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 के लिए एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1,95,936 करोड़ रुपए। तो ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू अक्टूबर 2025 में 1,95,936 करोड़ रुपए रहा है, यानी कि 4.6% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है लास्ट ईयर सेम मंथ के कंपेयर में, यानी कि अक्टूबर 2024 से कंपेयर करें तो 4.6% इंक्रीज देखने के लिए मिला है। ईयरली ग्रोथ फॉर अक्टूबर 2024 टू अक्टूबर 2025 is captured at 7.8%, rising from 9,65,138 crores in October 2024 to 10,40,055 crores in October 2025. मंथली ग्रोस डोमेस्टिक रेवेन्यू 2% हायर है अक्टूबर 2024 के कंपेयर में, और ये 1,45,052 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, अक्टूबर में टोटल नेट जीएसटी रेवेन्यू अक्टूबर 2025 की बात करें 1,59,002 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 0.6% हायर है अक्टूबर 2024 के कलेक्शन से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है, यानी कि ओवरऑल का 40% इन राज्यों से आया है। व्हाट वाज मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन विवा होम फाइनेंस लिमिटेड बाय द आरबीआई? आरबीआई द्वारा विवा होम फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 10,000 रुपीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 10,000 रुपए की विवा होम फाइनेंस लिमिटेड पालघर महाराष्ट्र पर, क्योंकि आरबीआई के जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 के जो प्रोविजन है उनका अनुपालन इस कंपनी ने नहीं किया है। What was the total estimated value of India's software services exports in 2024-25? 2024-25 में भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात का कुल अनुमानित मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 204.7 बिलियन यूएस डॉलर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-25 से संबंधित जो एनुअल सर्वे ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स से संबंधित डेटा जारी किया है। बताया कि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंडियन कंपनीज द्वारा किया गया है वो 7.3% बढ़ा है 2024-25 के दौरान, और 204.7 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। कंप्यूटर सर्विसेज जो है सबसे ज़्यादा जो टोटल सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स उनमें सबसे ज़्यादा योगदान कंप्यूटर सर्विसेज का है। बीपीओ सर्विसेज रिमेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ आईटीएस एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में बीपीओ ये मेजर कंपोनेंट रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की ग्रोथ 11.6% की रही है टोटल एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। वहीं पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज है इनका जो ग्रोथ रहा है 1.3% का रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया है, फिर यूरोप में किया गया है, हालांकि जो यूएसए में किया गया है उसमें ड्रॉप देखने के लिए मिला है, वहीं जो यूरोप में किया गया उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है। Total software export services increased by 6.5% during 2024-25 and stood at
$218.6 billion US dollar. The Niti Frontier Tech Hub serves as an Niti Frontier Tech Hub निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन है एक्शन टैंक फॉर विकसित भारत। नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। नीति फ्रंटियर टेक हब क्या है? एक एक्शन टैंक है विकसित भारत के लिए, यानी कि विकसित भारत किस तरह से हम डेवलप करेंगे 2047 तक, उसके लिए एक्शन प्लान बना रहा है नीति फ्रंटियर टेक हब। तो 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स अक्रॉस गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, इनके द्वारा कोलेबोरेट करके 10 साल का एक थीमेटिक रोड मैप्स बनाया गया है। 20+ सेक्टर्स इसमें लिए गए हैं, किस तरह से जो इंडस्ट्री है, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से, उनको ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए यूज़ किया जा सके। देखिए, विकसित भारत बाई 2047 कई बार सुनते हैं, तो ये गवर्नमेंट का विजन है ताकि भारत को 2047 तक डेवलप नेशन बनाया जा सके। 2047 में हमारी 100th एनिवर्सरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, और 4 पिलर्स पर आधारित है, यूथ, पुअर, वुमेन एंड फार्मर्स। और हम चाहते हैं कि हम डेवलप इकोनॉमी बन जाए, 30 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बन जाए 2047 तक। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। इंडिया रिसेंटली ऑब्जर्व विच इंटरनेशनल डे विद अ यूनिक अवेयरनेस इनिशिएटिव टाइटल्ड 23/4/23 इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, which माफ कीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated the नेशनल FPO कॉन्क्लेव 2025 in which city? न्यू दिल्ली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन hosted the 22nd edition of reimagining governance discourse for excellence in which city? New Delhi। Union Minister Amit Shah inaugurated deep sea fishing vessels under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana at Vichirok, Majgaon Tok, Mumbai। The Ministry of Parliamentary Affairs successfully concluded the 3rd National Conference on the National E-Vidhan application in which city? Answer is New Delhi। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP is contributed by the IT sector? Where was the first ever Shekon India Air Force Marathon 2025 held? Which agency published an audit practice toolkit to enhance audit quality in India? In which state would you find Kudam Shri workers who work to promote poverty eradication and women empowerment on the ground? Who represented India at the King Hamad Lecture for Neutral Justice Ceremony and the Conference of the Future of International Commercial Courts held in the Kingdom of Bahrain? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।